ठीक है स्टूडेंट्स, अभी फिर हमारे पास टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम कहते हैं दैट्स इन सिंपल, दो मानी हमारे जहन में आते हैं। एक तो वो सांस लेना, रेस्पायर करना, और दूसरा फिर होता है कि हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड की टू गेट एनर्जी। तो हेयर्स इन टू टाइप्स। एक हम देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो बी नोन एज ब्रीदिंग। हम इसे ब्रीदिंग भी कह लेते हैं। हम इसे गैस एक्सचेंज भी कह लेते हैं। सिंपली गैस एक्सचेंज होना, गैस का आपस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज भी कह सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सिंपली इसमें एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? इनटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और आउटटेक करता है इनटेक करता है ऑक्सीजन, आउटटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज गैस एक्सचेंज। ब्रीदिंग, organismic respiration, external respiration, we have different names for it. Same, the other one is internal respiration, or you can say that cellular respiration. Cellular respiration is in a process in which energy is made available to cell in a step-by-step breakdown of C chain molecules in cell. अब देखिए, सिंपल हम ये बात करते हैं कि सी एच बॉन्ड की ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारी फूड के अंदर मौजूद हैं, ताकि हम उनमें से एनर्जी को ले सकें, दैट इज नोन एज एन रेस्पिरेशन। बट इन योर बुक इट्स एन अ प्रोसेस is made available to cell in a step by step breakdown of C chain molecule is called in cell is called cellular respiration. इसको हम cellular respiration कहते हैं। तो दोनों तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, अगर आता है तो आप ये दोनों लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, राइट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये इसकी अदर फर्दर टाइप्स हैं विच आर बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये किस पे बेस करती हैं? बेस्ड अपॉन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, या गैस अवेलेबिलिटी भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन गैस अवेलेबिलिटी। हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक है और दूसरी कौन सी? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसी के आगे एक एमसीक्यू है, एक छोटा सा। अब एमसीक्यू क्या है? मोस्ट कॉमन फ्यूल बाय सेल टू प्रोवाइड एनर्जी इज ग्लूकोज। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइमरी हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे पास क्या चीज़ होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। यानी कि सबसे पहले जो हमें फूड से एनर्जी मिलती है वो हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, फिर लिपिड से लेते हैं, फिर प्रोटीन से लेते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन फ्यूल जो सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है, दैट इज है ना ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज है। सेकंड, एक और एमसीक्यू दिया हुआ है। इस एमसीक्यू में हम जानते हैं कि द वे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिपेंड अपॉन, यानी कि किस तरह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो दैट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक, अगर नहीं है तो ये कौन सा होगा? एनारोबिक पाथवे होगा। तो वे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर मौजूद होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस इन अ सिंपल वे में, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये है। इसमें है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन अ स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। शुगर में मीन टू से यहाँ पे हम बेसिकली जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ग्लूकोज को शुगर कह रहे हैं। तो स्प्लिट इसका लिटरल मीनिंग है, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज यानी कि इससे रिलेट, और लाइसिस मीन टू से ब्रेक डाउन। तो स्प्लिटिंग रिलेटेड लिटरल मीनिंग इसके जो होते हैं वो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर या स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज हम कहेंगे। अच्छा, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में भी होती है, एनारोबिक में भी होती है। इसमें होता क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्प्लिट यानी कि ब्रेक डाउन होता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना देता है।
और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? साइटोसोल में होता है। दूसरी बात ये है कि दैट अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, जितनी भी सेल्स मौजूद हैं उन तमाम में होता है। और सोचा जाता है कि जो इसी से बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन जो है एनर्जी हासिल करने के लिए अर्थ पे सबसे पहली दफ़ा हुआ था। यानी कि अर्थ पे जो एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे पहली दफ़ा प्रोसेस हुआ था वो ग्लाइकोलाइसिस से मिलता जुलता था, इसी तरह की कोई प्रोसेस था। अब देखिए इसको हम इक्वेशन में देखते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें 6 कार्बन है, C6H12O6, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन्स। ये पायरुवेक एसिड, पायरुवेट भी हम इसे कहते हैं। इसमें 3 कार्बन्स मौजूद हैं और इसके एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और प्लस में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब इसी दौरान जो NAD है, एक हमारे पास कोएंजाइम एज अ कैरियर इस्तेमाल होता है, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। ये हमारे पास 2 NAD प्रोड्यूस हो जाती हैं 2 NADH में। तो बेसिकली NAD रिड्यूस होता है और ग्लूकोज लॉस ऑफ प्रोटॉन करता है, तो ये ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव फेज बेसिकली हमारे पास होता है, कि ऑक्सीडेशन होती है इसकी, ग्लूकोज की। तो अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस को लिखेंगे और इसकी फर्दर बाकी 2 टाइप्स को भी मेंशन करेंगे। अब रेस्पिरेशन जो होती है टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से मेंशन करते हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी आगे हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक टाइप हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट हमारे पास अल्कोहल बनती है, उसका नाम है इथाइल अल्कोहल, इसलिए हम इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और दैट अकर्स इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया, ये यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है। दैट अकर इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। अब एक पायरुविक एसिड है जिसको हम पायरुवेट भी कहते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक में से रिलीज होगी, तो 2 हैं तो 2 रिलीज होगी। अब सेम जो 2 NADH उसमें प्रोड्यूस हुए थे, अब वही यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, वही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली रिडक्शन फोर्स भी हम कह सकते हैं, ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं वापस, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वापस NAD में। चूँकि एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल बनती है, सो दैट्स इट्स एन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये प्रीमिटिव सेल बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक यीस्ट फंजाई होती है यूनिसेलर, जिसके अंदर ये प्रोसीड हो रही है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स के मसल सेल्स में या ह्यूमंस के मसल सेल्स में होती है, और ये तब होती है जब एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्टनिंग। अब देखिए जब आप नॉर्मली एक्टिविटी करते हैं ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, जैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो एन एरोबिक पर शिफ्ट हो जाएंगे मसल्स। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड मौजूद हमारे पास है, ये 3 कार्बन जिसमें मौजूद हैं, 2 NADH इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 2 NAD, और इसमें जो पायरुविक एसिड था दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस फर्मेंटेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। याद रखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, ये MCQ है। ग्लूकोज जो होता है वो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तकरीबन ओनली 2%। 2% एनर्जी जो होती है वो सिर्फ प्रोड्यूस होती है, ओनली 2%। अब ये कितनी ATP होते हैं, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल ATP प्रोड्यूस होंगे वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि जी 2 ATP जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरऑल नेट एक्सचेंज इन एरोबिक रेस्पिरेशन में, 2 ATP ओनली प्रोड्यूस होते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क